सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली ये है हिमेश रेशमिया की, म्यूजिक डायरेक्टर है। इंडियन आइडल सीरियल आता है, उसमें जज भी हैं। तो इनकी जब नेहा कक्कड़ की कुंडली आप पढ़े थे तो हमारे पास मैसेज पड़े थे कि विशाल डडलानी और हिमेश रेशमिया की भी कुंडली पड़ी है। तो अच्छा, इनके असिस्टेंट जो है, हिमेश रेशमिया के असिस्टेंट, वो दोस्त है हमारे। अच्छा, तो म्यूजिक जो है वो कंपोजिशन में उनका भी हाथ रहता है। अब उनका हम नाम वीडियो पे नहीं लेंगे, है ना। हिमेश रेशमिया तो बॉलीवुड के गायक भी हैं और ये सिंगर भी हैं, और इन्होंने एक्टिंग भी थोड़ा सा कोशिश की थी। तो इनके असिस्टेंट जो हैं, उनसे बातचीत संगीतकार भी हैं। थोड़ा तो हमने डिटेल इनकी निकलवाई। इनके तो हम ऑफिस गए थे, तो बढ़िया ऑफिस बना हुआ है। बाहर से आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि बहुत अच्छा ऑफिस है। तो हिमेश रेशमिया की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और मेष राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश बुध है चर में, और अष्टमेश का मंगल इनका द्विस्वभाव में अल्पायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये भी अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये भी अल्पायु हो गई, है ना। तीनों तरह से अल्पायु हो गई। कालखंड बढ़ा कैसे? राजयोग देखे जाएं, है ना। कालखंड तो बढ़ने का एक कारण जो इसमें हमारी समझ में आता है जन्म कुंडली पे, क्या? लग्नेश बुध यहाँ पे उच्चाभिलाषी है, दो ही राशि पीछे बैठा कर्क पे, है ना। तो सीधी सी बात है कि लग्नेश बलवान है। हाँ, अष्टमेश भी इनका बलवान है। ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें हो गई कि लग्नेश भी बलवान है, अष्टमेश भी बलवान है। तो लग्नेश बलवान है तो आयु का कालखंड, तो इसमें होगा क्या? इनके साथ क्या हुआ होगा कि छोटी उम्र में इनको कोई शारीरिक ऐसी ज्यादा कष्ट मिला होगा जो मृत्यु तुल्य रहा होगा। ये इन्होंने इंटरव्यू में बोला था। ये बीमार पड़े थे। तो ये जो अल्प आयु का कालखंड आ रहा है, वो इसी कारण आ रहा है। अच्छा, कि इनको छोटी उम्र में, कम उम्र में कोई मृत्यु तुल्य कष्ट मिला होना चाहिए। अच्छा, शारीरिक। तो इंटरव्यू में तुमने बताया, है ना। बाकी ये इनकी लग्नेश बुध जो है कर्क में है, दो ही राशि पीछे है, इसलिए बुध बलवान है। एक तो ये चीज हो गई, आयु मध्य आयु के कालखंड में चली गई कुंडली। दूसरी चीज ये है कि इनका राजयोग देखो, तो लग्नेश 11वें घर में है, कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का शनि 10वें घर में बैठा है नी। और ये उच्चाभिलाषी है, तुला इसकी उच्च राशि, उससे 4 राशि पीछे बैठा है। तो एक तो ये राजयोग यहाँ पे हो गया शनि का, है नी। और कन्या लग्न में शनि सबसे बड़ा राजयोग कारक ग्रह माना गया, है ना। तो ये एक राजयोग हो गया। अच्छा, नवमेश का शुक्र इनका गया 12वें घर में, ये कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का गुरु इनका आ गया पंचम में, भले ही नीच का है लेकिन एक ये राजयोग बना देगा यहाँ पे, है ना। तो 2 राजयोग हो गए। सप्तमेश का गुरु यहाँ पंचम में आ गया, तो वो चतुर्थेश से ही हम लेंगे, है ना। इसी से लेना भी चाहिए क्योंकि सप्तम मार्केश भी बनाता है। तो चतुर्थेश गुरु ये राजयोग हो गया। दशमेश का बुध लाभ भाव में चला गया, वो कोई राजयोग नहीं देगा। ठीक है, ये स्थिति। अच्छा, मंगल देखो, कन्या लग्न में मंगल कारक ग्रह, तृतीय से अष्टमेश से 7वें घर में आया, कोई इसका राजयोग का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो 2 राजयोग हुए। पंचमेश शनि यहाँ उच्चाभिलाषी 10th में, और चतुर्थेश गुरु यहाँ नीच का पंचम घर में, नीच का है लेकिन ये राजयोग देगा, है ना। तो 2 राजयोग इनके पास हुए। अच्छा, ये म्यूजिक बनाते हैं? हाँ, क्रिएटिव आदमी है, कंपोजर है, रिसर्च वगैरह। हाँ, अच्छा। और अब ये गायक कैसे बने?
देखो इनका वाणी का मालिक शुक्र यहाँ 12वें घर में है नहीं। और ध्यान से देखो तो शनि की तीसरी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। राहु शुक्र का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा वाणी के साथ राहु का तो गायक निश्चित रूप से होगा। जैसे राहु की महादशा आई थी, बस ये हिट हो गए। सफलता इनको गायक में इसलिए नहीं मिली कि शुक्र इनका 12वें घर में बैठा है। अच्छा, इसी शुक्र अगर कहीं केंद्र त्रिकोण में होता तो बॉलीवुड के सिंगर ही होते। अच्छा, संगीतकार तो अलग की बात है ना। ये चीज है। और ये जज बहुत बनते हैं जो टीवी सीरियल ये आते हैं ना, रियलिटी शोज, उसमें जज खूब बनते हैं। हाँ, जज तो ठीक है। जज बनने का कारण ये है कि 10वें से इनका बुध सूर्य के साथ है, यहाँ बैठा ना, तो सूर्य तो ये प्रसिद्धि प्रतिष्ठा देता है। और गुरु से दृष्ट है यहाँ इनका 10वें से बुध। अच्छा, धन भाव का मालिक इनका शुक्र 12वें घर में, इसका मतलब ये है। और राहु शनि से दृष्ट है, इसका मतलब है कि ये पैतृक रूप से तो बड़ी धनवान नहीं रहे। हाँ, इनके दरअसल इनके पिताजी भी इसी लाइन में थे। तो वो बड़ा स्ट्रगल किए। तो पैतृक रूप से बहुत धनवान व्यक्ति नहीं होने चाहिए, है नहीं। इन्होंने जो भी सफलता अर्जित की है अपने मेहनत की है वो। तो धन हो गया, फिलहाल धन की स्थिति ठीक है। अच्छा, अब स्त्री का भाव देखो, गुरु यहाँ एक राजयोग ही बना रहा है 5वें घर में, स्त्री भी ठीक है ना। अच्छा, संतान भाव देखो तो ये शनि यहाँ राजयोग बना रहा है, संतानें भी अच्छी होनी चाहिए इनकी, पत्नी और संतानें दोनों अच्छी होनी चाहिए। शादी इनकी थोड़ा देर में हुई है। हाँ, देर में इस कारण हुई है कि लग्न से ये मांगलिक है, 7वें मंगल बैठा है। अच्छा। और चंद्रमा से 12वें बैठा है। ठीक है, 2 तरह से हो गई मांगलिक। और शुक्र से 8वें बैठा है, तीनों तरह से ये मांगलिक कुंडली हो गई, है ना। हमने कई अपनी वीडियो में बताया है कि मांगलिक कुंडलियों में मांगलिक लोगों का इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ताकतवर है नहीं। तो इनके बारे में एक बार तो वो मृत्यु को भी हरा सकते हैं। इसी वजह से ये जो अल्पायु का कालखंड है, वो कालखंड है ना, ये निपट इसी वजह से पाए कि ये पूर्ण मांगलिक कुंडली है तीनों तरह से। तो इनकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत बलवान है। और ये जो एक्सरसाइज किए ना, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी जो फिटनेस जिसको ये लोग बोलते हैं, उसको बहुत ही लेट किए ये। ये बचपन से एक्सरसाइज नहीं करते थे, ये अभी हाल ही में हमने 7-8 साल में देखा कि फिजिक सब चेंज किए। तो अगर मांगलिक ना होता तो इतना। 10वें से इनका बुध यहाँ 4 राशि में है, सूर्य के साथ है नहीं, और गुरु से दृष्ट है। तो 4 राशि में है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव का ये इनके करियर में रहा है, पहले भी रहा, पहले तो बहुत रहा है ना। लेकिन अब ठीक है, अब चलता रहेगा। हाँ, वो एक स्टेज अब बन गई, करियर चलता रहेगा, वहाँ पर कोई समस्या नहीं बड़ी। और दूसरी चीज ये है कि इनका 9वें से इनका 12वें घर में बैठा है ना। और ये धन भाव का वाणी का, वही गायक का भी मतलब है। इसका मतलब है कि इनको कहीं विदेशी किसी उसमें है ना, जैसे कोई इंग्लिश सॉन्ग होते हैं है ना, उसकी कोई एल्बम में या कहीं पर इनको काम मिल सकता है। तो हो सकता मिला ही हो, क्योंकि ये मतलब काम वाम तो ये बाहर भी करते हैं। करते हैं। काम वाम करते हैं बहुत सारे। ये इंग्लिश के जो वो होते हैं सिंगर, उनके साथ में भी बड़ा काम किए। तो फिर वही है, वो चीज़ क्लियर है। इंग्लिश सिंगर्स के साथ में भी काम किए हुए। और एक विशाल डडलानी, तो वो इंग्लिश एल्बम में गाने का वीडियो में काम करते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी तो सुख का मालिक इनका राजयोग ही दे रहा, 4थे भाव, भूमि भवन वाहन की कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, एक हमने ऐसे कैलकुलेशन देख रहे थे अभी, राहु 4थे भाव में बैठा हुआ और चतुर्थेश नीच में, तो हार्ट वीक पड़ेगा ना। इनको हार्ट वीक नहीं, इनको शिकायत होगी ब्लड प्रेशर की बिल्कुल होगी। अच्छा, क्योंकि ये चतुर्थेश यहाँ कमजोर है नहीं। लेकिन ये एक इस अच्छी स्थिति में है कि राजयोग दे रहा है नहीं। वरना ये गुरु यहाँ जो 4थे भाव का मालिक धन राशि है, यहाँ पे शनि की दृष्टि आ रही है नहीं। राहु यहाँ ऑलरेडी बैठा है नहीं। तो ये रोग को सीरियस करता है। तो हम एक काम करेंगे, ये हम टाइम निकाल के बाद में और इनका वो हस्तरेखा का निकालेंगे।
हाँ, उसमें आप वो देखिएगा बाद में। हाँ बाद में, हाँ किसी कोई एक वीडियो बना देंगे। हाँ बना देंगे। तो उसमें देखिएगा हिमेश रेशमिया के पाम का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हार्ट जो है वीक दिख रहा है ना। हाँ वीक दिख रहा। तो अच्छा, लग्न पे देखो तो मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही, गुरु की 9वीं जा रही। गुरु की 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आ गई, 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे आ गई, और 9वीं दृष्टि आ गई लग्न पे। तो लग्न पे गुरु की दृष्टि आ गई और मंगल की दृष्टि आ गई। ठीक है, वो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखिए, चंद्रमा अष्टम में बैठा है, हाँ, उस पे राहु की दृष्टि, राहु की ये मानसिक तनाव की स्थिति देगा। इसका मतलब है कि इनके हाथ में वो रेखा होंगी 3 4 5, हाँ मानसिक तनाव वाली है और हार्ट वाली, इसका कुछ ना कुछ होगा उसमें ना, संबंध होगा। हाँ, तो मानसिक तनाव इनको कभी हुआ होगा, डिप्रेशन जैसे शिकायत। हाँ हाँ, है ना। शुरू में तो काफी डिप्रेस रहते ही थे जब काम वाम नहीं मिल रहा था, फिर सलमान खान ने इनको काम वाम देना शुरू किया था। तो वहाँ पे तेरे नाम हिट हुई थी, हाँ, तो उसका म्यूजिक, लेकिन अब ठीक है। हाँ अब तो सही है। तो इन दो के लिए क्या करेंगे कि एक अलग से वीडियो बना लेंगे। हाँ, जब हम इनका हार्ट का वो निकाल लेंगे, हाथ का ना, पाम का, तो उसमें एक बार दोबारा से ये देखिएगा। अब अभी तो हम नहीं निकाले थे, है ना। और कुछ है इसमें ऐसा कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं। 2037 से गुरु की महादशा अगर ये आएगी, हाँ, तो ये इनके लिए राजयोग कारक है, वहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन अभी 2037 तक राहु की महादशा, अभी राहु की है। राहु यहाँ चूंकि कहीं न कहीं पर थोड़ा, इसका मतलब है कि एक वीडियो और बनानी पड़ेगी इस पे, है ना, पाम वाली ना। हाँ, पाम स्टिकर मिल जाएगी। हाँ, निकालेंगे तो उसकी एक वीडियो उस पे देखिएगा जरा, हाथ वाला प्रिंट मिल जाएगी, प्रिंट मिलान करके। अगर हाथ के ऊपर इंडिकेशन होंगे तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा ना। हाँ, बाकी हमारे साथ बाकी तो सब ठीक ही कुंडली है ना। उस हिसाब से काम वाम भी कर रहे हैं। अच्छा, ये एक्टर क्यों नहीं बन पाए? इन्होंने एक्टिंग की भी 1-2 फिल्में ट्राई की। शुक्र 12वें घर में नीचाभिलाषी पड़ा, इसी वजह से, इस वजह से। अच्छा, बुध तो यहाँ बलवान है, उच्चाभिलाषी, हाँ, लेकिन शुक्र यहाँ कमजोर है। शुक्र कमजोर हो गया। हाँ, ये चक्कर है, इस चक्कर से। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि ये तो चलिए कुंडली जो है पढ़ ही दी है पूरी, है ना। हम लोग जो चर्चा करते हैं उसकी आध्यात्म की, तो उसमें एक चीज बताइए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीर को पार करने के बाद ये एक यात्रा है परमात्मा तक की। तो इसमें बड़े सारे पड़ाव हैं, शरीर है, फिर मन है। अच्छा, शरीर का तो कोई हिस्से नहीं है, शरीर नॉर्मल शरीर है। हाँ, मन के कई सारे हिस्से हैं। हाँ, मन के बहुत हिस्से हैं। तो इन पे थोड़ा बहुत स्टार्ट करिए, तो फिर आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें बताइएगा कि मन के कितने क्या हिस्से। मन को अगर वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए, माइंड जिसको कहते हैं, तो फ्रांस के कहाँ के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी रिसर्च की थी। उन्होंने ये बताया कि ये जो माइंड है, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मस्तिष्क, जिससे हम लोग रोज का काम लेते हैं, ठीक है। एक होता है अवचेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो संचित रहती है, ठीक है, जितने पीछे के बैक की सब, और वर्तमान की भी उसी में अपलोड हुआ करती है। सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, है नी, इसको बहुत से लोग अनकॉन्शियस कहते हैं। अनकॉन्शियस तो कोमा हो गया। हाँ, अनकॉन्शियस का तो कोई, सुपर कॉन्शियस माइंड, है नी, जो जागरूकता जो है, जो सुपर कॉन्शियसनेस, जिसको विवेक हम बताते हैं, जागृति है। हाँ, तो वो सुपर कॉन्शियस जो माइंड है वो सब कॉन्शियस को गाइड करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा। वो सबकॉन्शियस में उतनी इंफॉर्मेशन डालता है जितनी एक मनुष्य के जीवन में 70-80-100 साल के लिए आवश्यक होती है। पिछली जो इंफॉर्मेशन सारी डाल देगा तो 1 मिनट में मर जाएगा आदमी। कंप्यूटर, उसका हार्डवेयर जो है क्रैश हो जाएगा मस्तिष्क। तो एक जीवन की इंफॉर्मेशन जितनी उसको जरूरत है वो डाल देता है। इसी को हम भाग्य कहते हैं। अच्छा, अब वो सब कॉन्शियस कंट्रोल करता है चेतन मस्तिष्क को, कॉन्शियस को। अच्छा, तो ये क्या करता है कि चेतन मस्तिष्क सवेरे सो के उठने के तुरंत से ही एक्टिव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड नहीं, तुरंत वो बॉडी को कुछ चीजें हैं जो रेगुलर करनी है, नित्य क्रिया जैसे है रेगुलर है, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी व्यवधान ये सबकॉन्शियस डालता रहता है। अच्छा। कोई काम आ गया, कहीं यार चलो हम वो नहाएंगे बाद में, जरा वो काम करेंगे, है ना, ठीक बात। अचानक से
क्योंकि सबकॉन्शियस से इंफॉर्मेशन आई कॉन्शियस को कि नहीं वो काम पहले जरूरी, वो काम कर लो फिर नहाना। और ये इतनी फास्ट स्पीड में अंदर जो है ट्रांजैक्शन होता है विचारों का कि इसको कोई आम आदमी समझ ही नहीं सकता। सबकॉन्शियस का जो कंट्रोल है वो कैसे काम करता है, इसका एक सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ। सवेरे आदमी नहा धो करके ऑफिस के लिए निकला, ठीक है, ये अपने दुकान के लिए व्यापार करता है, दुकान के लिए निकला। अचानक बीच रास्ते में उसका कोई मित्र मिल गया या रिश्तेदार मिल गया। उसने कहा कि भैया हमारी जो परिवार का कोई सदस्य है वो अस्पताल में भर्ती हमने कराया है नहीं, और आप चल के उसकी व्यवस्था कर दीजिए, है नहीं, या हमारी ये समस्या है, आप चल के उसमें मदद कर दीजिए। तो अचानक से वो उसका वो कार्य थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जो ऑफिस जा रहा है अपने व्यवसाय में जा रहा है घंटे 2 घंटे के लिए, है नहीं, और वहाँ वो फोन कर देता है कि हम 2 घंटे बाद आ पाएंगे, थोड़ी समस्या आ गई है। तो वो पहले उस समस्या को निपटाता है, फिर अपना कार्य करता है, ऑफिस जा करके व्यवसाय करके। ये कंट्रोल रास्ते में सबकॉन्शियस को विचार देता है कॉन्शियस माइंड को कि पहले ये काम जरूरी है जो सामने आया है। तो इसका मतलब है कि इंसान की जो पूरी जिंदगी है उसमें 99% सबकॉन्शियस का काम, 1% केवल कॉन्शियस, 1% कॉन्शियस से। हमने एक चीज महसूस की है कि जैसे हम बाइक चलाते हैं जब, तो बाइक को जब हम चलाते हैं तो कई बार हमने कॉन्शियसली बाइक को चलाया है कि सामने से एकदम से कोई बच्चा गुजरा तो हमने एकदम से ब्रेक लगी। तो होता ये है कि हमको कई बार रियलाइज होता है कि अरे ये बाइक तो कोई और ही चला रहा था, हम तो चुपचाप आराम कर रहे थे बाइक के ऊपर। तो वो सबकॉन्शियस माइंड बाइक चला रहा था क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो गई बाइक चलाने की। तो शुरू में एक बार, इसका मतलब है कि जीवन में किसी भी अगर ऐसा ना हो तो तुम बताओ मेरे, मन इतना सातिर है, इतना चंचल है कि एक क्षण रुकता नहीं एक विचार में। 1 मिनट में सैकड़ों विचार आते हैं। तो जो ट्रक ड्राइवर है, थोड़ी देर से लिए गौर करो, असम से उसको मुंबई जाना है, सही बात, ठीक है ना, इतनी लंबी जर्नी है ना। अब वो कितनी देर चेतन अवस्था में रह सकता है ट्रक ड्राइवर कि वो सब कुछ देखता सुनता रहे और गाड़ी चलाता रहे, पागल हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस जो है उसकी ट्रक पकड़ लेता है, ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। अब वो उसको ये लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, मजे की बात देखो कि तुम उसमें वो ऊँघते भी रहते हैं। अरे कुछ ट्रक ड्राइवर अपने इंटरव्यू में बोले हैं कि 2-2, 3-3 किलोमीटर हम सो गए, निकल गया ट्रक आराम से। अच्छा, फिर किसने कंट्रोल की गाड़ी? बॉडी ने नहीं की। जब आदमी सो गया तो बॉडी नहीं, नील हो गई, सुस्त हो गई। तो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर, और सबकॉन्शियस को सुपर कॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है, सबकॉन्शियस को सुपर कॉन्शियस कंट्रोल। तो ये जो बात कहे हैं ये लोग तत्वदर्शी कि या तो तुम काम करो और या परमात्मा को काम करने दो। तो अगर परमात्मा ने गवर्न किया तुम्हारा जीवन तो ज्यादा सिंपल और ज्यादा इजी चलेगा, क्योंकि फिर वही ट्रक वाली बात हो जाएगी, बस, है ना। अच्छा, ये चीज। तो आपके हिसाब से कॉन्शियस माइंड से काम करना चाहिए कि उसको छोड़ना चाहिए? कॉन्शियस, देखो, अगर कोई आत्मज्ञानी है जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, आत्मा का दर्शन कर लिया, परमात्मा जी का दर्शन कर लिया, इसका अर्थ है कि वो सबकॉन्शियस को पूरी तरह से उसमें है नहीं, उसका पूरा जीवन सबकॉन्शियस के हवाले। पूरा जीवन सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के हवाले हो। अब उसको निश्चिंत सवेरे वो केवल अपना नित्य कर्म करेगा, जो काम उसके सामने आता जाएगा वो करता जाता है। नौकरी है, ठीक है, ऑफिस जाना है, जा रहे हैं अपने आराम से। व्यवसाय करना है, व्यवसाय में जाना है, दुकान पे जाना है, बिजनेस में जाना है, जा रहे हैं आराम से। मतलब दिल नहीं लगाता, निश्चिंत होकर काम करता है, तो फिर दुख भी नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होती, चिंता नहीं कि आज कम बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, आज बॉस की डांट पड़ेगी ऑफिस में कि नहीं पड़ेगी ना। और जो तत्वदर्शी नहीं, जो इसमें घाल मेल करते रहता है मन, जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को घमंजा करता रहता है, उसी को भय होता है आदमी को। अगर किसी मनुष्य को तीनों पार्ट क्लियर हो जाए कि चेतन का ये कार्य है और चेतन का ये कार्य है, और जो सुपर चेतन है उसका ये कार्य है, परम चेतन,
तो उसको भय काहे का होगा, काहे को भयभीत रहेगा, आराम से जो अपना काम सामने आ रहा वो कर रहा। अच्छा, तो जैसे अगर कोई इंसान जो है, ज्यादातर इंसान तो तत्वदर्शन को प्राप्त होते नहीं है, तो वो अपना जीवन कैसे जिए? वो अपना जीवन इस तरीके से जिए कि एक ही जिंदगी है। अच्छा हाँ, जीवन के बारे में सभी आत्मज्ञानियों का एक मत है, निश्चित मत है, दृढ़ मत है कि मनुष्य को ये बात सदैव ध्यान में रखनी है कि मैं पैदा हुआ हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ये याद रखना है, ये याद रखना पहले नंबर पे कि हमें मरना है, क्योंकि कोई यहाँ अमर नहीं। एक बार तो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंसान का कि सब गए तो मुझे भी जाना है, तो उसकी आधी समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाएंगी, सारी आधी चिंताएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। सही बात है कि यार जब मरना है 70, 80, 100 साल के बाद, तो हम काहे को इतनी आपाधापी करें, आराम से शांति से जीवन बिताएं। नौकरी कर रहे हैं नौकरी करें, व्यापार कर रहे हैं व्यापार करें। समस्या तो ये है कि ये जो चेतन मस्तिष्क है ये कभी उस अवचेतन तक तुमको पहुंचने ही नहीं देता। वो ये बताता है कि नहीं, तुम आए हो यहाँ 100-200 साल तो आम बात है। अब वो उदाहरण क्या लगाता है कि सतयुग में 400 साल आदमी जिंदा रहता था। न देखे न जाने। तो क्या हम नहीं रह सकते? कहानियों पे विश्वास करें। तो बस तो आदमी को जो है ज्यादातर कोशिश। अच्छा, उसकी लिए इसने 5 उपकरण है मन के पास, क्या चेतन मस्तिष्क के पास। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 तुम एक से नहीं मानो, काम से नहीं मानो, चलो तुम काम से अलग हो गए, कामना तुमने अपनी समाप्त कर ली। तो क्रोध, तमाम ऋषि दुर्वासा जैसे हुए हैं जिन्होंने कामना तो जीत ली संसार की, लेकिन क्रोध नहीं रोक पाए, वो बना रहा। तो काम, क्रोध, फिर लोभ। काम क्रोध अगर 2 नियंत्रित किसी मनुष्य ने कर लिए तो लोभ आ जाएगा। किसी न किसी चीज का लोभ होगा, नहीं धन का होगा, स्त्री का होगा, ठीक है ना, लोभ। और फिर मोह। ठीक है, अब कोई चीज देखे, किसी के प्रति आसक्त हो गए, आसक्ति ही मोह है। चाहे वो धन में हो, संतान में हो, स्त्री में हो, पत्नी में हो, है ना, एक बात लोभ हो गया। अगर चलो ये चारों को तुम कंट्रोल कर ले गए तो मन के पास सबसे बड़ा हथियार है अहंकार। ईगो नहीं जाती कभी भी। अगर मोह तक के नियंत्रित कर ले गए, छोड़ मतलब तुम कंट्रोल कर लिए अपने, तो वो ईगो कहाँ ले जाओगे? अहंकार। अच्छा, ये बात कह देना कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, ये भी अहंकार है। हाँ, अहंकार दुर्वासा जैसे ऋषि, सही है, भृगु जैसे ऋषि जिन्होंने विष्णु जी के छाती पे लात मारी, सही है, दुर्वासा जैसे जो बात बात पे श्राप दिया करते थे, परशुराम जैसे महावीर। अहंकार से मुक्ति पाना बहुत कठिन है ना, तत्वदर्शी ही अहंकार से मुक्ति दिला सकता है। हाँ, वो नहीं दिला सकता। ठीक है ना, तो ये हिमेश रेशमिया की कुंडली कुल मिला के ठीक ठाक है। बढ़िया है, बाकी सुंदर है कुंडली। इनको हम एक काम करेंगे, इनका हाथ का जब भी प्रिंट वगैरह निकालेंगे तो बाद में वो भी पढ़िएगा एक बार, है ना, ये मिलान कर दीजिएगा। हाँ, बाद में हम जन कुंडली से मिलान कर देंगे पामिस्ट्री का। लेकिन आयु ठीक है, आयु में कहीं कोई हम समस्या नहीं दिखती। वो एक मतलब एक छोटी उम्र में एक मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति इसमें दिखती है। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी।
गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो, भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको